डियर स्टूडेंट, सेक्शन ए जो आपका क्वेश्चन पेपर का होता है उसमें 20 मार्क्स एमसी के बाद ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बड़े हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस में छोटी छोटी टेक्निक्स होती है। अगर आपको कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर है तो अब मेरे पास जो पेपर है ये हैदराबाद रीजन का पेपर है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है उसमें आपको एपी दी हुई है। ये जो एपी आपको गिवन है ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में दी है और हमने इसकी फोर्थ टर्म निकालनी है। जैसे फर्स्ट अंडर रूट 80, सेकेंड अंडर रूट 50, थर्ड अंडर रूट 98। जो एमसीक्यू क्वेश्चन बेटा आपके होते हैं इसमें जा तो आपका 100 मार्क्स में 100% मार्क्स आते हैं, 1 मार्क। अगर आपने आंसर को गलत कर दिया तो आपका 0 मार्क। आपने सोल्यूशन कैसे किया है उसमें कितना पार्ट आपका सही है वो कोई आपके लिए मायने नहीं रखता। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बड़े अच्छे तरीके से कूल माइंडेड सॉल्व करने हैं और अच्छी तरह से स्टेटमेंट को पढ़ना है। जैसे ये क्वेश्चन है, सबसे पहले मैंने इसके प्राइम फैक्टर बना के इस टर्म को इस फॉर्म में ले आना है। सेकेंड टर्म आपकी आ जाएगी 5 अंडर रूट 2। थर्ड टर्म आपकी आ जाएगी 7 अंडर रूट 2 की फॉर्म में। अब आप देखेंगे कि सभी के साथ अंडर रूट 2 एक कॉमन है। तो फर्स्ट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है टू की तब 3 है, सेकंड में 5 है, थर्ड में 7 है। इट मीन्स एपी में तो है, सभी में 2 का डिफरेंस है। तो आपकी जो नेक्स्ट टर्म है वो आनी चाहिए 9 अंडर रूट 2। लेकिन आंसर तो मेरे इस फॉर्म में नहीं है। तो 9 अंडर 2 वो था 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2। जब हम इसको स्क्वायर रूट फॉर्म में रखते हैं तो ये आती है वैल्यू 1 अंडर रूट 62। तो मेरा राइट आंसर है C। अब सेकंड क्वेश्चन में बेटा आपके पास x/3 = 2 साइन है। y/3 = 2 cos है। तो मुझे वैल्यू जो निकालनी है वो एक्स स्क्र और वाई स्क्र की फाइंड आउट करनी है। तो मैंने जो पहले x/3 = 2 साइन है इसको एक्स की फॉर्म में लेके आना है। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 6 साइन है। वाई की वैल्यू भी इसी फॉर्म में आ जानी है 6 cos है। अब दोनों का स्क्वायर 6 साइन है प्लस 6 cos का स्क्वायर मेरे पास किस फॉर्म में आएगा ये 36 साइन स्क्वायर प्लस 36 cos स्क्वायर। अब दोनों में 36 क्या है, कॉमन है। तो अंदर बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो बेटा साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू किसके होता है, 1 के। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 36। अब इस क्वेश्चन में कहाँ गलती होगी, ये जो 6 है आपका बेटा इसका स्क्वायर नहीं कई बच्चे कर पाते। इसको एज इट इज रहने देंगे, इसको भी एज इट इज रहने देंगे। यहाँ लिख देंगे 6 साइन स्क्वायर प्लस 6 कॉस स्क्वायर। तो सभी वो बच्चे क्या करते हैं,
और लास्ट में आंसर इसका 6 निकाल देंगे। टोटली रॉन्ग है। ऐसी गलतियां होने की इस क्वेश्चन में ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप लोगों ने इन बातों का अच्छी तरह से ध्यान रखना है। सभी नहीं, मैं कह रहा हूँ सभी की, ये सभी बच्चे नहीं करते ऐसी गलतियां, लेकिन 30% बच्चे ऐसी गलतियां कर जाते हैं। गलती का चांस इसलिए हो जाता है, प्रैक्टिस। इसमें प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, 4 सीकेंड थीटा -5 इज इक्वल टू 0। अब डायरेक्टली इसने सीकेंड थीटा की वैल्यू नहीं दी है। अब हमें वैल्यू निकालनी है कोटेंजन थीटा की। अब 4 सीकेंड थीटा इक्वल टू किसके आ जाएगा, 5 के। और सीकेंड थीटा इक्वल टू 5/4। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, रेशियो जो है, वो राइट एंगल ट्राइंगल में एप्लीकेबल है। इसका थीटा यहाँ है, तो सीकेंड थीटा। अब हमारे पास एक फार्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। क्या मीनिंग हुआ इसका? परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है साइन, बेस ऑफ हाइपोटेन्यूज कोस, परपेंडिकुलर बेस होता है टेंजेंट। अब इसका रिवर्स कर देंगे, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हो जाएगा सीकेंड, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा सीकेंड। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, 5। बेस कितना आ गया, 4। अब मुझे इसका परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस 25 -16 विच इज इक्वल टू 9। अब कई बच्चों को पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में। कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की वैल्यू आपको माइंड में होनी चाहिए, जिससे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही ना पड़े। 3 4 5 जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 6 8 10 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर ये वैल्यू आपको वैसे ही याद है, तो फिर आपको कैलकुलेट करने की अपनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने कोटेंजन थीटा निकालना है, विच इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस मेरा 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 4/3। राइट डी। अब फोर्थ क्वेश्चन है, which out of the following type of straight line will be represented by the system of equations 3x plus 4y is equal to 5? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। और दूसरी इक्वेशन है 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 7। ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास कंडीशन होती थी। अब इसको जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन कर लो। a1x c1y इज इक्वल टू c1, a2x इक्वल टू c2। अब आपने ए वन मेरे पास 3 है, A2 6 है, B1 4 है और B2 8 है, C1 इज इक्वल टू 5 है। और ध्यान से देखोगे 3/6 ये भी 1/2 आ जाएगा, 4/8 ये भी 1/2 आ जाएगा। लेकिन थर्ड वाला जो है वो मेरे पास इक्वल नहीं है। तो ये किसकी कंडीशन है? अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो यूनिक सोल्यूशन होता है। अगर तीनों इक्वल हो जाए तो मैनी सोल्यूशन होता है। मैनी सोल्यूशन में कॉन्स्टेंट लाइंस होती है, यूनिक सोल्यूशन में इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। अब ये कंडीशन आपकी आ गई नो सोल्यूशन की।
तो क्या इन्होंने आंसर में नो सोल्यूशन लिखा हुआ है कहीं? नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टर लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, परपेंडिकुलर तो कंडीशन होती ही नहीं है यहाँ। तो पैरेलल कब होती है? जब दोनों लाइंस का सोल्यूशन ना हो, मीन्स नो सोल्यूशन हो, तो मेरी ऑप्शन आएगी पैरेलल लाइन। अब देखो सारा क्वेश्चन उसने डायरेक्टली नहीं पूछा है, आपको कंडीशन जहां हो रही है नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन में लाइन क्या होती है? पैरेलल। आगे कंसेप्ट को बढ़ा दिया गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए आप, फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या कंडीशन है? अगर फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, तो हमारे पास द रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5x² माइनस 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं स्टूडेंट? अब इसके फैक्टर बनाने शुरू करते हैं, उसमें रूट्स निकालने शुरू करते हैं। अगर मैं रूट्स निकालने की बात करूं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो प्रोडक्ट आपका क्या आएगा? 21, 5, 105। सम क्या आएगा? -6। अब देखो, ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक दी हुई है, इसमें ऐसे कोई नंबर पॉसिबल है जिसको प्रोडक्ट करूं तो पॉजिटिव आ जाए? पॉजिटिव आएगा तो दोनों पॉजिटिव नंबर हो तब पॉजिटिव आता है, जब दोनों डिजिट नेगेटिव तब पॉजिटिव आता है। अब सम नेगेटिव है तो इसका मतलब दोनों नंबर क्या होने चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। अब अगर हम फैक्टर भी बनाएंगे 105, तो ऐसे नंबर मेरे पास मिलना पॉसिबल ही नहीं है। तो तभी मैं बोल रहा था हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होगे, आप लोग टाइम बर्बाद करते जाएंगे, आपको रूट्स मिलेंगे नहीं। हमने यहाँ क्या लगाना है? सम ऑफ द जीरो माइनस बी ओवर ए, विच इज इक्वल टू 6/5। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो बी ओवर ए। अब रेशियो निकालनी है, सम एंड प्रोडक्ट, मतलब सम, रेशियो, प्रोडक्ट। सम कितना हुआ मेरे पास? 6/5। रेशियो 21/5। 6/5, 5/21। अब ये रेशियो बन गई मेरे पास 2:7। अब अगर आपने जीरो निकालने की यहाँ कोशिश की, तो बेटा हो सकता है आपके 10 मिनट ऐसे क्वेश्चन बर्बाद हो। जीरो आपसे निकलेंगे नहीं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने ऐसी चीजों से बचना है। यहाँ पॉसिबल नहीं है सम ऑफ जीरो। अब सम ऑफ जीरो और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो का हमने सेकंड चैप्टर में कंसेप्ट करते हैं। अब उसने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इक्वेशन लिख दिया। इक्वेशन में जब हम करते हैं तो हम उसमें यहाँ सॉल्व, इन चीजों को हम सोल्व भी नहीं करते वहां। तो आपके मन में आ जाए कि हमने किया तो पॉलिनोमियल में था, लिख दिया इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात तो एक ही है बेटा, पॉलिनोमियल से ही इक्वेशन बनेगी। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता, 5x² माइनस 6x प्लस 21, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इक्वल टू जीरो ला गया तो इक्वेशन। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट जो है फिर क्लियरली समझाते होंगे। अब सिक्स नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे, फॉर द डाटा 2, 9,
एक्स प्लस 6, 2x+3, 5, 10, 5। इन सब का मीन जो है वो 7 है। अब अगर डायरेक्टली मीन देखेंगे तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको एवरेज भी कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम निकालेंगे इन सब का। 10+5, 15, 20, 23, 29, 38+2, 40, x+2x, 3x+40। ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 3x+40 = 49। देन 3x = 49 - 40 is 9। बेटा x आपके पास 9 होती, विच इज इक्वल टू 3। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए? 3। तो 3 मेरा कौन सा ऑप्शन है? 3। मुझे उम्मीद है कि ये जो कंसेप्ट है, आपने टाइम कैसे बचाना है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। और ये हाई ऑर्डर क्वेश्चन, के क्वेश्चन होते हैं, तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना।